अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2 के पास्ट पेपर को सोल्व करेंगे। ओके, सो ये जो पास्ट पेपर हैं ये SMBBU यूनिवर्सिटी के हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमारे पास पास्ट पेपर है 2022 का, देन 2021, 2020 एंड लास्ट इज 2019। सॉरी, इसमें मेंशन नहीं किया लेकिन ये 2019 का है। अब सबसे पहले इनमें एक कॉमन चीज़ नोट करें कि कौन से वो क्वेश्चन हैं जो हर बार आ रहे हैं। ओके, तो आपने उनको ज़्यादा फोकस करना है। तो तीन ऐसे वो टॉपिक्स हैं जो हर बार आते हैं। ओके, सो एक जो है नंबर 1 पर वो है नर्सिंग प्रोसेस, यानी फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो। अब नर्सिंग प्रोसेस आपने एनी हाउ पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है। उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये हो ही नहीं सकता कि इस चैप्टर को ये जो एग्ज़ाम वाले हैं ये मिस कर दें। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर जो पहला सवाल है वो है नर्सिंग प्रोसेस के ऊपर। सवाल में बोल रहे हैं डिफाइन नर्सिंग प्रोसेस एंड एनलिस्ट पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पर देखें तो वो भी सेम नर्सिंग प्रोसेस वाले चैप्टर से ही लिया गया है। अब ये सवाल किस तरह से है, इसमें बोल रहे हैं डिफाइन कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग केयर प्लान, यानी नर्सिंग प्रोसेस के जो कंपोनेंट्स हैं उसको डिफाइन करना है, प्लस में आपने असेसमेंट को भी डिफाइन करना है विथ एग्जाम्पल। अब असेसमेंट क्या है, असेसमेंट इज आल्सो कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। तो ये तो हो गया 2 क्वेश्चंस नर्सिंग प्रोसेस वाला चैप्टर से हो गई। अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आप इजीली 2 क्वेश्चंस कर सकते हैं और अपने फुल मार्क्स ला सकते हैं। देन थर्ड ये जो है सेक्सुअलिटी पर है, ये नहीं आता, ये ऑप्शनल है। जो दूसरा टॉपिक है वो कौन सा है जो हर बार आता है, वो है स्लीप एंड रेस्ट वाला जो पैटर्न है वो भी आपने एनी हाउ पूरा का पूरा पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से भी हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं और उससे मोस्टली MCQs भी जनरेट करते हैं ये लोग। ओके, सो यहाँ पर स्लीप का जो क्वेश्चन है वो क्या है, डिफाइन स्लीप एंड रेस्ट पैटर्न इन एनलिस्ट फैक्टर अफेक्टिंग स्लीप। तो ये तो हो गया, यहाँ पर ये 2 हो गए। ओके, यहाँ पर देखें अगेन जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो स्लीप के ऊपर है। इसमें बोल रहे हैं एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ स्लीप अलॉन्ग विथ स्टेजेस। देन सेकंड जो क्वेश्चन है वो अगेन नर्सिंग प्रोसेस से लिया गया है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। बाकी थर्ड ऑप्शनल है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि हर बार आपको वही क्वेश्चन दें, कॉमन सेंस की बातें हैं। देन ये दूसरा है पास्ट पेपर, इसमें भी सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो कहाँ से लिया गया है, स्लीप वाले चैप्टर से लिया गया है। सवाल में बोल रहे हैं एनलिस्ट फंक्शन ऑफ स्लीप। फिर अगेन जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो नर्सिंग प्रोसेस से लिया गया है। और तीसरा जो टॉपिक है जो आया है बहुत बार, ओके, तो वो है 11th फंक्शनल हेल्थ पैटर्न। अगर आपको ये पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2 के जो चैप्टर्स हैं उनको आप याद कर लें, वो ही सिंपली 11th फंक्शनल हेल्थ पैटर्न है, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम। देन क्वेश्चन नंबर 4 अगेन नर्सिंग प्रोसेस से लिया गया है। इसमें बोल रहे हैं कि एनलेस टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोस एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम, यानी नर्सिंग प्रोसेस हर बार दे रहे हैं, इसको कभी इन्होंने मिस नहीं किया। तो आपने नर्सिंग प्रोसेस को एनी हाउ पूरा का पूरा पढ़ना है। या तो वो नर्सिंग प्रोसेस के ऊपर सवाल दे सकते हैं, या तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके पर्पजेस दे सकते हैं, उसके कंपोनेंट्स को बोल सकते हैं आपको कि वो डिफाइन करे। अगर कंपोनेंट्स पर नहीं है तो आपको बोल सकते हैं कि जो इनके कंपोनेंट्स हैं ना, 5 कंपोनेंट्स हैं, असेसमेंट, डायग्नोस, देन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड लास्ट में एवेल्यूएशन। तो इसमें आपको बोल सकते हैं कि असेसमेंट को डिफाइन करें, असेसमेंट के टाइप्स को डिफाइन करें। ये पिछली बार आया था। ओके, और इसमें जो जहाँ पर 4 वाला क्वेश्चन है उसमें बोल रहे हैं कि नर्सिंग डायग्नोस को एक्सप्लेन करें, प्लस में उसके टाइप्स को भी एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो इस तरह से उसके कंपोनेंट्स को भी आपको बोलेंगे कि उसको डिफाइन करें। ओके, तो ये भी हो गया यहाँ पर। देन यहाँ पर अगेन क्वेश्चन नंबर 1 इज टेकन फ्रॉम नर्सिंग प्रोसेस। फिर से बोल रहे हैं नर्सिंग प्रोसेस को डिफाइन करना है, प्लस में उसके कंपोनेंट्स को भी डिफाइन करना है। देन सेकंड इज पेरेंटल इंटीरियर न्यूट्रिशन पर है। थर्ड ये भी दूसरा चैप्टर है। देन फोर्थ अगेन यहाँ पर 11th हेल्थ पैटर्न आ गए। इसमें बोल रहे हैं कि 11th हेल्थ पैटर्न्स को डिफाइन करें, उनकी लिस्ट लिखें, और उसके बाद आपने किसी भी 2 को एक्सप्लेन करना है विथ देयर एग्जाम्पल। फिर जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो अगेन स्लीप वाला चैप्टर से लिया गया है, डिफाइन द स्लीप इन काइंड ऑफ स्लीप्स एंड डिफाइन द स्टेजेस ऑफ स्लीप। तो देखो किस तरह से ये 3 टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इन 3 टॉपिक्स को आपने फोकस करना है। ओके, देन ओके, सो स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो क्या है, डिफाइन नर्सिंग प्रोसेस एंड लिस्ट इट्स कंपोनेंट। आपने नर्सिंग प्रोसेस को डिफाइन करना है, प्लस में उसके जो कंपोनेंट्स है उसको लिस्ट करता है। अब सवालर जो आपसे सवाल बोल रहा है कि सवाल में जो आपसे पूछ रहा है आपने वो ही लिखना है, कुछ ज़्यादा ओवर नहीं लिखना। ये बोर्ड की एग्ज़ाम नहीं है जो आप पूरा पेज भर दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगी, ऐसा नहीं है। आपने कंसाइज करके क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। वो भले 2 लाइन्स का हो सकता है, 3 लाइन का हो सकता है, ठीक है। ज़्यादा ओवर नहीं लिखना, जितना वो पूछ रहा है उतना ही बताओ, फुल मार्क्स आपको मिलेगी, ये गारंटी है। अगर नहीं लिख रहे, ऐसे ही पता नहीं क्या लिख रहे हैं 1 या 2 लाइन, तो इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकती कि आपको फुल मार्क्स मिल सकती हैं। तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस क्या है। नर्सिंग प्रोसेस सिंपली एक सिस्टम, एक प्रोसेस है जिसमें आप पेशेंट की डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसकी ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लस में कोलैबोरेट करते हैं ताकि एक अच्छी नर्सिंग केयर उसको डिलीवर कर सके। ये किसके बेस पे आप कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। इट इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेमवर्क दैट गाइड्स नर्स इन प्लानिंग, डिलीवरिंग एंड एवेल्युएटिंग इंडिविजुअलाइज्ड केयर। अब नर्सिंग प्रोसेस के 5 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले असेसमेंट में आप पेशेंट की डेटा कलेक्ट करते हैं, देन उसको डायग्नोज करते हैं कि आपने असेसमेंट कर ली, उससे क्वेश्चंस पूछ लिए, अब आपने ये पता लगाना है कि उसको मसला क्या है। उस मसले को ढूंढने को हम डायग्नोज बोलते हैं। अब आपने मसला भी ढूंढ लिया, मसले को ढूंढने के बाद आप एक प्लान बनाओगे कि अब ये मसला तो हमें मिल गया, इसका क्या हल हो सकता है, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए आप प्लानिंग वाला सिस्टम जो है ना वो करेंगे कंपोनेंट, जिसमें आप अपने गोल सेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने केयर प्लान भी सेट करना है, यानी इसको अगर बुखार है तो आपने इसको जो एंटीपायरेटिक्स हैं वो देनी है, कौन से टाइम पर देनी है, कितनी बार आपने इनको स्पंज जो कोल्ड स्पंज है वो अप्लाई करनी है। तो ये सारा आपने क्या किया है, प्लान किया है। अब आपने प्लान तो कर लिया, प्लान को आपने अपने एक्शन में लाना है। तो उसको एक्शन में लाने को हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन, यानी इस फेज़ यानी इस कंपोनेंट में आप जो आपने गोल्स बनाए हैं, जो आपने केयर प्लान बनाया है, उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे पेशेंट के ऊपर। देन लास्ट में है एवेल्युएशन। एवेल्युएशन में आपने प्लान्स बना लिए, उसको जो केयर है वो भी दे दी। केयर देने के बाद आप एवेल्युएट करेंगे कि आइदर जो मैंने इसको केयर दी है उसका नतीजा अच्छा रिजल्ट्स आया है या नहीं आए, ठीक है, या मुझे ये कंटिन्यू करना चाहिए या इसको छोड़कर कोई नया प्लान बनाना चाहिए। तो इसको हम सिंपली इवेल्युएशन बोलते हैं। तो इस तरह से आप नर्सिंग प्रोसेस प्लस में उसके कंपोनेंट्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर इन्होंने सवाल में पूछा है कि ओनली लिस्ट करें, यानी आपने असेसमेंट, डायग्नोस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्युएशन लिखना है। ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको समझाने के लिए बोली है कि क्या पता है इस बार आपको बोलेंगे कंपोनेंट्स को भी डिफाइन करें। क्लियर है? देन सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन पेरेंटल एंड इंटीरियल एंड लिस्ट द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आपने पेरेंटल को डिफाइन करना है, प्लस में इंटीरियल को भी डिफाइन करना है, प्लस में इन दोनों की रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को भी लिखना है। सो पेरेंटल क्या है, पेरेंटल पेरेंटल यानी जिसमें आप आउटसाइड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कोई मेडिसिन या कोई भी चीज़ उस पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं। इसके रूट्स क्या हो सकते हैं, इंट्रावीनियस यानी वीन्स में आप देते हैं, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनस, इंट्राडर्मल एंड इंट्राथीकल, ये रूट्स है किसके, पेरेंटल के। देन इंटीरियल वो रूट होता है जिसमें आप कोई भी मेडिसिन या कोई भी चीज़ एडमिनिस्टर करते हैं थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी जो आप चीज़ इसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो कहाँ पर जाएगी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाएगी। इसके रूट्स क्या हो सकते हैं, ओरल हो सकता है, क्योंकि ओरली अगर हम कोई भी चीज़ लेंगे तो उसको हम वो सीधा कहाँ पर जाएगी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाएगी। इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में PO से भी शो करते हैं। देन रेक्टल, ठीक है, इसको PR बोलते हैं। देन नेजोगैस्ट्रिक में एक ट्यूब होता है जो कि हम पास करते हैं, वो नोज से जाता हुआ कहाँ पर जाता है, स्टमक तक जाता है। इसको हम नेजोगैस्ट्रिक, क्योंकि गैस्ट्रिक का मतलब क्या है, स्टमक। ओके, देन गैस्ट्रोटोमी, इसमें आप क्या करते हैं, एक होल करते हैं जिसमें आप डायरेक्टली कहाँ पर चीज़ पहुँचाते हैं, स्टमक में। गैस्ट्रो यानी स्टमक में, तो ये स्टमक भी कहाँ पर आता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आता है, तो ये भी सिंपली इंटीरियर में आ गया। देन जिजिनोस्टोमी, ये भी सेम ही प्रोसेस है, इसमें हम जिजिनम में होल करते हैं, वहाँ से डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते हैं चीज़ों को। ओके, तो ये हो गए आपके पेरेंटल एंड इंटीरियर प्लस में उसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, देन है इनलिस्ट कंपोनेंट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड राइट फंक्शन ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। सवाल में पूछ रहे हैं कि आपने सेल्फ कंसेप्ट के कंपोनेंट को इनलिस्ट करना है
ओनली इनलिस्ट करना है, डिफाइन नहीं करना। ओके, देन राइट फंक्शन ऑफ सेल्फ कंसेप्ट, और सेल्फ कंसेप्ट के फंक्शंस को भी लिखना है। तो सबसे पहले आपने कंपोनेंट लिखने हैं, जैसे सवाल में पूछ रहे हैं। अब ऐसा नहीं करना कि पहले आप फंक्शंस लिख रहे हैं बाद में उसके कंपोनेंट्स लिख रहे हैं। जिस तरह से आपसे एग्जामिनर सवाल में पूछ रहा है उसी तरह से आपने जवाब देना है उसको। ओके, क्लियर बात है। देन है इसको हम सोल्व करें तो कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ कंसेप्ट में 4 कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले है फिजिकल सेल्फ, सोशल सेल्फ, ओके, पर्सनल सेल्फ एंड साइकोलॉजिकल सेल्फ। ये तो आपने इनलिस्ट कर लिया है, मज़ीद में आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा डिफाइन किया है। सो फिजिकल सेल्फ में आपकी बॉडी इमेज आ जाती है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स और अदर जो भी एबिलिटीज़ हैं वो हो जाती हैं। सोशल सेल्फ में रिलेशनशिप क्या है, आपके रोल्स क्या हैं और आपकी सोशल आइडेंटिटी क्या है, कि आप स्टूडेंट हैं, आप नर्स हैं, डॉक्टर हैं, क्या हैं। ओके, देन पर्सनल सेल्फ है, पर्सनल यानी आपके खुद की वैल्यूज़ क्या हैं, खुद की बिलीव्स क्या हैं, आपकी पर्सनैलिटी और आपका कैरेक्टर क्या है। देन लास्ट में आता है साइकोलॉजिकल सेल्फ। साइकोलॉजिकल सेल्फ में आपके थॉट्स आ जाते हैं, फीलिंग्स एंड इमोशन आ जाती हैं। देन है फंक्शंस ऑफ सेल्फ कंसेप्ट। अब फंक्शंस में सेल्फ कंसेप्ट के जो फंक्शन है वो क्या है। सबसे पहले इट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई फॉर्मेशन, आइडेंटिटी फॉर्मेशन। ओके, इसमें आपने सिंपली सेल्फ कंसेप्ट डिफाइन करता है कि आप क्या हैं। देन सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ कंसेप्ट आपको हेल्प करता है कि आप खुद को एक्सप्रेस करें, अपने बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करके, अपने एक्शन को इन्फ्लुएंस करके आपको अपने खुद को क्या करें, एक्सप्रेस करें। ओके, ये कौन आपको हेल्प करता है, कौन बताता है, आपका सेल्फ कंसेप्ट बताता है। अगर आपका सेल्फ कंसेप्ट अच्छा होगा तो आपका बिहेवियर और एक्शन ऑटोमेटिकल अच्छा हो जाएगा। देन लास्ट में उसके बाद आते हैं सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम अफेक्ट करती है आपके कॉन्फिडेंस को, कि सराउंडिंग में आपका कॉन्फिडेंस क्या है और आपकी सेल्फ वर्थ क्या है। ये सिंपली सेल्फ स्टीम डिफाइन करती है। देन डिसीजन मेकिंग, अगर आपका सेल्फ कंसेप्ट अच्छा होगा तो आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। इट हेल्प्स इन गाइड चॉइस एंड डिसीजंस। देन लास्ट है रेजिलियंस। इट इम्पैक्ट्स कोपिंग विथ स्ट्रेस एंड चैलेंजेस। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट आपको चैलेंजेस और स्ट्रेस से कोप करने में भी हेल्प करता है। सो सेल्फ कॉन्सेप्ट प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग अवर एक्सपीरियंस, इंटरेक्शन एंड ओवरऑल वेलबींग। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। ओके, देन है राइट डाउन द लिस्ट ऑफ 11 पैटर्न ऑफ हेल्थ इन शॉर्ट एंड एक्सप्लेन एनी 2 विथ एग्जाम्पल। आपने 11th पैटर्न को लिस्ट करना है, डिफाइन नहीं करना, ओनली लिस्ट करना है। देन आपने कोई भी 2 जो आपको अच्छे लगे या फिर जो आपको इजी लगे उसको आपने डिफाइन करना है विथ एग्जाम्पल। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास हमने डिस्कस करना है, किसको लिखना है, पैटर्न ऑफ हेल्थ। ओके, सो नंबर 1 इज न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक, सेकंड इज एलिमिनेशन, थर्ड इज एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, फोर्थ इज स्लीप एंड रेस्ट पैटर्न, 5 इज कोग्निटिव परसेप्चुअल, 6 इज सेल्फ परसेप्शन एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट, 7 इज रोल एंड रिलेशनशिप, 8 इज सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्टिव, 9 is coping stress tolerance, 10 is value belief and 11th is स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन। अब इनमें से हम किसी 2 को डिफाइन करते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं, न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक पैटर्न एंड कोग्निटिव परसेप्चुअल पैटर्न। सो पहले तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या। बेसिकली ये हम यूज़ करते हैं असेसमेंट के लिए, पेशेंट की असेसमेंट के लिए। असेसमेंट हम कहाँ पर करते हैं, नर्सिंग प्रोसेस में करते हैं। जो सब फर्स्ट फेज़ है किसका, नर्सिंग प्रोसेस का, वो क्या है, असेसमेंट। और उस असेसमेंट करने के लिए हम 11th हेल्थ पैटर्न ये जो है वो लेते हैं, ताकि हम अच्छी असेसमेंट कर सकें उस पेशेंट की। तो न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक पैटर्न में हम उस पेशेंट से पूछते हैं कि आप किस तरह से, कौन सी एक तो चीज़ें अपनी डाइट में लेते हैं, किस तरह से लेते हैं। ठीक है, सो इट्स सिंपली रेफर टू द प्रोसेस ऑफ इंजेस्टिंग एंड यूटिलाइजिंग न्यूट्रिएंट फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। ये तो हो गया न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक पैटर्न। अब इसका एग्जांपल क्या है, अ पर्सन विथ डायबिटीज़ नीड टू मॉनिटर देयर फूड इनटेक एंड इंसुलिन लेवल टू मैनेज देयर ब्लड शुगर लेवल। अब ये जो पैटर्न है वो हमें किसके लिए हेल्प कर रहा है, अगर आपके पास एक पेशेंट है वो डायबिटिक वाला है, तो उसके लिए एज अ नर्स आप क्या करेंगे, उसके फूड को मॉनिटर करेंगे, उसकी इंसुलिन की इनटेक क्या है, ताकि आप उसकी ब्लड शुगर लेवल को मैनेज कर सकें, क्योंकि वो एक डायबिटिक पेशेंट है।
Okay, then second is cognitive perceptual pattern. It simply refers to the processes of perception, attention, memory and cognitive processing. अब इसका एग्जाम्पल क्या है? स्टूडेंट विथ अटेंशन डिफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये एक डिसऑर्डर है, ये एक स्टूडेंट को है। तो ये जो स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है ताकि वो अपने क्लासेस में फोकस कर सके, जो उसको असाइनमेंट्स वगैरह मिल रही हैं, अपना काम मिल रहा है तो उसको कंप्लीट कर सकें, ठीक है। लेकिन इसको क्या है? डिसऑर्डर है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम किस में असेस करते हैं? पेशेंट की कॉग्निटिव परसेप्चुअल पैटर्न में। तो ये तो हो गया आपका चौथा वाला क्वेश्चन। ओके, देन है डिफाइन स्लीप, इनलिस्ट काइंड ऑफ स्लीप, डिफाइन स्टेजेस ऑफ स्लीप। सवाल में पूछ रहे हैं कि पहले आपने स्लीप को डिफाइन करना है, उसके बाद उसके काइंड्स को डिफाइन करना है, लास्ट में उसकी स्टेजेस को भी डिफाइन करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको। स्लीप क्या है? स्लीप एक नेचुरल पीरियडिक स्टेट है, किसकी? रेस्ट फॉर द बॉडी एंड माइंड। स्लीप में आप बॉडी प्लस में माइंड दोनों की ही रेस्ट करते हैं। ओके, इट्स सिंपली कैरेक्टराइज बाय रिड्यूस कॉन्शियसनेस। अब स्लीप में जो कॉन्शियसनेस होती है वो रिड्यूस हो जाती है, एंड डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाती है। उसके अलावा डिक्रीज्ड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो भी आप सो रहे हैं, जो भी आपको बाहर वाले स्टिमुलाई हैं वो आ रहे हैं तो उसके लिए आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, अगर होगा भी तो वो डिक्रीज्ड होगा। ओके, तो ये सिंपल डेफिनेशन है किसकी? स्लीप की। नाउ इसका सेकंड पार्ट क्या है? इनलिस्ट काइंड ऑफ स्लीप। आपने उसके काइंड ऑफ स्लीप को इनलिस्ट करना है। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्लीप, REM एंड REM। REM सिंपली स्टैंड फॉर रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इसमें आपका जो ब्रेन होता है वो एक्टिव होता है, मोस्टली ड्रीम्स जो अगर होती हैं वो इस काइंड ऑफ स्लीप में अगर होती है। उसके अलावा जो मसल्स होते हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं इस काइंड में। ओके, सेकंड पर है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इसमें जो आपका ब्रेन होता है वो लेस एक्टिव हो जाता है। नो एनी काइंड ऑफ ड्रीम्स अकर इन दिस काइंड ऑफ स्लीप एंड मसल्स आर रिलैक्स्ड। ओके, सो इसका थर्ड पार्ट है डिफाइन स्टेजेस ऑफ स्लीप। अब इसके जो स्टेजेस होती हैं वो भी इनमें ही आ जाती हैं, नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट। नॉन रैपिड आई मूवमेंट की 3 स्टेजेस होती हैं, जिसमें स्टेज 1 में ट्रांजिशन फ्रॉम वेकफुलनेस टू स्लीप, यानी इसमें क्या होता है कि आप अगर सोए हैं तो आप जल्दी उठ सकते हैं, इसको हम स्टेज 1 बोल सकते हैं। इसमें रिलैक्स होते हैं एंड ईजीली अवेकेंड। स्टेज 2 लाइट स्लीप होती है, बॉडी टेम्परेचर यहाँ पर कूल हो जाता है, प्लस में हार्ट रेट भी स्लो हो जाता है। देन स्टेज 3 में डीप स्लीप होती है, इसमें आपको उस बंदे को जगाना डिफ़िकल्ट हो जाता है बहुत, और जो ब्रेन वेव्स होती हैं, डेल्टा ब्रेन वेव्स होती हैं, वो भी स्लो हो जाती हैं। उसके बाद फिर अगेन स्टेज 4 शुरू होती है, जो कि रैपिड आई मूवमेंट में होती है। अब इसमें आपका जो ब्रेन है वो एक्टिव हो जाता है और ड्रीम्स अकर होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन आपके जो मसल्स हैं वो पैरालाइज है। ओके, ये आपने नोट किया होगा कि कहीं आपको थोड़े थोड़े ड्रीम्स आ रहे हैं, अगर आप देर से सोए हैं और थोड़ा सोए हैं तो उसमें आपको डीप स्लीप आई होगी, लेकिन थोड़े बहुत ड्रीम्स अकर हुए होंगे, पूरी रात ही आपको ड्रीम्स अकर नहीं होते। ओके, ये एक स्टेज है। तो ये सारी जो स्टेज हैं ये लीनियरली चलती रहती हैं पूरी रात। ओके, तो ये भी हो गया यहाँ पर क्वेश्चन। देन लास्ट है इनलिस्ट फंक्शन ऑफ स्लीप। सो आपने इस क्वेश्चन में सिर्फ स्लीप के फंक्शन को इनलिस्ट करना है, तो यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, इसको डिफ़ाइन करें अगर टाइम है तो सही है, लेकिन नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एग्जामिनर बोल रहा है कि ओनली इनको क्या करना है? इनलिस्ट करना है, तो यहाँ पर आप ओनली इनको इनलिस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इनको डिफ़ाइन भी किया है। क्या पता आपको बोलें कि इनको डिफ़ाइन वगैरह भी करें, ठीक है, ये हो सकता है मे बी आपको ये MCQ में हेल्प करें, तो आप इनको पढ़ लेना। सो इसका जो फंक्शन है पहला वो क्या है? रिस्टोरेशन एंड रिपेयर। रिस्टोरेशन एंड रिपेयर का सिंपली मतलब है कि जो स्लीप है वो आपकी बॉडी को एक चांस देती है कि वो खुद को रिपेयर करे, खुद के टिश्यूज़ को रिपेयर करे, बोन्स एंड मसल्स को बिल्ड करे, प्लस में आपके जो इम्यून सिस्टम है उसको भी स्ट्रेंथन करे। ओके, देन है मेमोरी कंसोलिडेशन। अब जो स्लीप है वो आपको हेल्प करती है टू प्रोसेस एंड कंसोलिडेट मेमोरी, जो भी आपकी मेमोरी है उसको प्रोसेस करती है, प्लस में कंसोलिडेट करती है और उसको ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म स्टोरेज, यानी वो देर तक आपको चीज़ याद रहती है। देन थर्ड इज़ ब्रेन प्लास्टिसिटी। स्लीप हेल्प योर ब्रेन रीऑर्गेनाइज एंड रिफाइन इट कनेक्शन। जिसे आप मोबाइल को रिस्टोर करते हैं तो वो अच्छी चलने लगती है, इसी तरह से स्लीप आपके ब्रेन को रिस्टोर कर देती है, जिसके बाद
अगर आप उठते हैं तो आप जल्दी जल्दी से इन चीज़ों को कैच कर लेते हैं, जल्दी से लर्न कर जाते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप सोल्व कर देते हैं। तो इस तरह से जो स्लीप है वो आपके ब्रेन को रिस्टोर करती है। प्लस में फोर्थ जो है वो हार्मोन रेगुलेशन, स्लीप आल्सो रेगुलेट हार्मोन दैट कंट्रोल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिज्म। फिफ्थ इज इमोशनल रेगुलेशन। अगर आप ज़्यादा हाइपर हो गए, अगर आप उसके बाद आप सो रहे हैं, तो जो स्लीप है वो आपके इमोशंस को मैनेज करती है, आपके जो भी स्ट्रेस है उनको रिड्यूस करती है, एंजाइटी को भी रिड्यूस करती है। देन सिक्स इज इम्यून सिस्टम रेगुलेशन। स्लीप हेल्प टू रेगुलेट इम्यून सिस्टम, आपके इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करती है, प्लस में प्रिवेंट करती है इन्फ्लामेशन एंड डिजीजेस को। देन सेवन्थ इज कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। इट आल्सो हेल्प इन कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। जो भी क्रोनिक स्लीप डिप्रीवेशन है ये सारी लिंक्ड होती है तो इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। देन मेटाबॉलिक हेल्थ, स्लीप हेल्प्स रेगुलेट एपिटाइट एंड मेटाबॉलिज्म, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ ओबेसिटी एंड डायबिटीज़। देन नाइन्थ इज मूड रेगुलेशन। स्लीप आल्सो आपका जो मूड है उसको रेगुलेट करती है और प्लस में डिक्रीज करती है रिस्क ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी डिसऑर्डर। देन टेन इज ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। पूरी जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको भी मेंटेन करती है। कौन मेंटेन करती है? स्लीप मेंटेन करती है। स्लीप इज़ एसेंशियल फॉर ओवरऑल हेल्थ, वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आप 2 दिन नींद ना करें, अच्छी नींद ना करें, तो आप खुद ही पागल हो जाएंगे। ओके, इसीलिए स्लीप आपके लिए बेस्ट है, आपकी पूरी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन हो गया। आई थिंक आज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।